हिंदी साहित्य गद्य विधाओं का रिवीजन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारी जो सीरीज है हिंदी साहित्य की संपूर्ण रचनाओं का हमारा रिवीजन चल रहा है। उसमें एक से एक बढ़ करके मैं क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रही हूँ, आपके लिए रिवीजन करवा रही हूँ, है ना। आज थोड़ा सा भाई गला ख़राब है, जो भी बच्चे न्यू हैं जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ, गला थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए आवाज़ हो सकता है थोड़ी सी कम आए, लेकिन एडजस्ट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। ख़ास तौर से यहाँ पर कुछ यूजीसी नेट के भी क्वेश्चन हैं जो मैंने रखे हैं, वैसे तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। देखते हैं आगे। ठीक है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौड़, इन नाटकों की रचना किसने की है? तो ये की है राधा चरण गोस्वामी। ठीक है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौड़, ये नाटक किसके हैं? राधा चरण गोस्वामी जी के हैं। धर्मवीर भारती का अंधा युग नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? अंधा युग नाटक किसका है ये पता होना चाहिए। तो ये है धर्मवीर भारती जी का, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1955 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं। प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो ये कोणार्क को बनाया गया है, कोणार्क में है, जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है। ठीक है, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग और एक तरफ जो गरीब शिल्पी है, शिल्पी मजदूर को बोलते हैं, उन दोनों के मध्य की कथा इसमें विषय वस्तु है, कोणार्क नाटक में है। आगे चलते हैं। नल दमयंती स्वयंवर, रेल का विकट खेल, कलिराज की सभा, इसमें विकट है, कलिराज की सभा, शिक्षा दान, विरहलता आदि नाटकों के रचयिता कौन है? तो ये बाल कृष्ण भट्ट जी। ठीक है, नल दमयंती स्वयंवर, रेल का विकट खेल, कलिराज की सभा, शिक्षा दान, विरहलता, ये सभी नाटक किसके हैं? तो ये बाल कृष्ण भट्ट जी के हैं। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? राम कुमार वर्मा। ठीक है, आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। वैसे सबसे पहले जो एकांकी लिखी थी एक घूंट, वो जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी, लेकिन आधुनिक आधुनिक की बात कर रहे हैं तो ये राम कुमार वर्मा का नाम आता है। चरणदास चोर किसकी नाटक कृति है? ये कृति है जो इस तरह से लिखा जाता है, ये हबीब तनवीर की है। ठीक है, हबीब तनवीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास भी है जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में है, आगरा बाजार। आगरा बाजार, ठीक है, ये चरणदास चोर इनका नाटक है, हबीब तनवीर का जो पूछा जाता है, और आगरा बाजार इनका उपन्यास है। छाया नामक एकांकी के लेखक कौन है? छाया नामक एकांकी के लेखक कौन है? तो ये है सुदर्शन। ठीक है, छाया नामक जो एकांकी है वो किसकी है? सुदर्शन की है। महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती, धर्मालाप, दुखिनी बाला, इन सभी नाटकों के रचनाकार कौन है? तो ये है राधा कृष्ण दास जी। ठीक है, महाराणा प्रताप के नाम से लिखा है, महारानी पद्मावती, धर्मालाप, दुखिनी बाला, ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। एक के साथ में कई कई क्वेश्चन में कराने की कोशिश करती हूँ ताकि आपका रिवीजन है जो अच्छे से हो जाए और बहुत सारी रचनाएं आपको याद हो जाएं, टाइम भी आपका कम वेस्ट हो। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? भारत दुर्दशा। ठीक है, भारतेंदु जी ने अपने किस नाटक को जो 1880 में प्रकाशित हुआ था, भारत दुर्दशा, इसे नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है। उपेंद्र नाथ अस्क की किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? तो इनके एकांकी है सूखी डाली। ठीक है, सूखी डाली किसकी है? उपेंद्र नाथ अस्क की है। संयुक्त परिवार की समस्या को इसमें उठाया गया है। आगे चलते हैं। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाम नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? तो ये है यौन कुंठाओं का। ठीक है, तिलचट्टा जो नाटक है उसका प्रतीक याद रखना है। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, ये सभी निबंध किसके हैं? ये निबंध हैं, तो ये हैं अध्यापक पूर्ण सिंह के। ठीक है, अध्यापक पूर्ण सिंह जो कि द्विवेदी युग के एक सशक्त निबंधकार माने जाते हैं। ठीक है, और ये सारे निबंध हैं इनके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मजदूरी और प्रेम हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है, याद रख लेना। आगे चलते हैं। कैदी की पत्नी, विद्यापति, पतितों के देश में, चिता के फूल, लाल तारा, मील के पत्थर,
ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की हैं। ठीक है, कैदी की पत्नी, विद्यापति, पतितों के देश में, चिता के फूल, लाल तारा, मील के पत्थर, ये सारी रचनाएं राम वृक्ष बेनीपुरी की आपको याद रखनी है। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं बनाम गुलाब इनकी एक रचना है। उसमें गुलाब किसका प्रतीक है? तो ये पूंजीवाद वर्ग का प्रतीक। आगे चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो भाई आपकी ईमानदारी आपके साथ है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन बहन भाइयों ने नहीं किया है। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको यहाँ से प्रोवाइड कराया जा रहा है ना, और आगे और अच्छे से अच्छा देने की मैं कोशिश करती रहूँगी आपको। तो और ऐप भी बन करके तैयार हो गया है, आप ऐप को डाउनलोड कर लेना, शिक्षा कंपटीशन को। शिक्षा कंपटीशन के नाम से यही वाला लोगो है जो चैनल पे, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ से आपको पीडीएफ नोट्स, जो कि यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यूजीसी नेट के लिए यूनिट 6 से 10 तक की मैंने बहुत ही अच्छी एक ई बुक तैयार की है, यानी कि पीडीएफ नोट्स के नाम से आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, और बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में, ये अभी स्टार्टिंग है इसलिए बहुत कम प्राइस इसकी रखी है, तो आप वहाँ से इसको परचेज करके अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कविता के बारे में यह उक्ति किसकी है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कविता के बारे में यह उक्ति किसने कही है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। जनता की चित्तवृत्तियों, वो ध्यान रख लेना, जनता की चित्तवृत्तियों का नाम ही क्या होता है? साहित्य होता है। ये जो उक्ति है वो रामचंद्र शुक्ल जी की है, दोनों थोड़ी सी मिलती जुलती हैं। इन्होंने कविता की परिभाषा दी और उन्होंने साहित्य की। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। ये कथन किसका है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, ये पंक्तियां किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की हैं। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। आगे चलते हैं। चितवन की छां, चितवन की छां 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र जी। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र जी का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका क्या है? ये रचना है, उपन्यास है। रांगे राघव कौन सा उपन्यास? रांगे राघव जी के कौन से उपन्यास में, या फिर कौन सा उपन्यास है इनका जो कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित है? तो ये कब तक पुकारूं 1957 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। ठीक है, रांगे राघव का उपन्यास है कब तक पुकारूं, और इसका आधार विषय आपको याद रखना है। फांस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं संजीव। तर्पण और त्रिशूल, ये दोनों उपन्यास किसके हैं? शिव मूर्ति के हैं। ठीक है, तर्पण और त्रिशूल। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? मिथिलेश्वर। ठीक है, सुरंग में सुबह, सुरंग में सुबह किसकी हो गई? मिथिलेश्वर। औरत की बोली उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ये हैं गीता श्री, इसकी लेखिका हैं औरत की बोली। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं गिरिराज किशोर। ठीक है, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर हैं। चौखट उपन्यास के रचयिता कौन है? तो द्रोणवीर कोहली। ठीक है, चौखट उपन्यास किसका है? द्रोणवीर कोहली का है। आगे देखते हैं। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? तो चौगाने हस्ती जो उपन्यास है उसे प्रेमचंद ने हिंदी में रंगभूमि उपन्यास से लिखा है, नाम से लिखा है, और इसमें सूरदास एक मुख्य पात्र है। सूरदास क्या है? मुख्य पात्र है इसका। आगे चलते हैं। उर्दू उपन्यास और हिंदी रूपांतरण इसके इम्पोर्टेंट है, जिनको हम देख लेते हैं। प्रेमचंद जी के जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। असरार माविद, ये उर्दू के नाम है, इधर जो लिख रहे हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे उर्दू उपन्यास। पहले प्रेमचंद जी उर्दू के नाम से, नवाब राय नाम से उर्दू में लिखा लिखा करते थे, है ना। इनका मूल नाम धनपत राय था, जो इनके पिताजी ने इन्हें दिया था, और नवाब राय नाम से ये उर्दू में लिखते थे। बाद में इन्हें मुंशी नारायण ने प्रेमचंद नाम दिया था, जब इनकी सोजे वतन को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। ठीक है, तब इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया था, और इनके जो उर्दू के उपन्यास थे उन्हें इन्होंने हिंदी में
ट्रांसलेट कर दिया था। ठीक है। असरारे माविद देवस्थान रहस्य हम खुरमा व हम सवाब, ये से प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। ठीक है, प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह नाम से लिखा। कृष्णा को गवन नाम से लिखा, जो कि 1931 में प्रकाशित हुआ था। जलवा ए इसार ये वरदान है, वरदान नाम से लिखा। बाजार ए हुस्न सेवा सदन नाम से लिखा था। और गोसाएं आफियत गोसाएं आफियत ये प्रेमाश्रय नाम से लिखा। और चौगाने हस्ती रंगभूमि नाम से लिखा था। ठीक है, ये सारे उपन्यास हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का आदमी, इस कहानी का कथ्य क्या है? तो ये भारत पाक विभाजन। तो मलबे का आदमी जो कहानी है, ये मोहन राकेश की कहानी है और ये भारत पाक विभाजन पर आधारित है। आगे देखते हैं। डॉक्टर गोपाल राय किस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं? तो ये देवरानी जेठानी की कहानी को मानते हैं। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी उपन्यास है वैसे है। ठीक है। आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्च, झाड़ फूंक, अलगोजे की समस्या, ये सभी किस उपन्यास की विशेषता हैं? तो ये हैं देवरानी जेठानी की कहानी की विशेषता है। गोदान उपन्यास किसका है? तो ये प्रेमचंद जी का है, जो कि 1935 में प्रकाशित हुआ था, है ना। 36 में उनकी मृत्यु हो गई थी, 35-36 इसका समय है। और इसमें वर्णित दो, एक शहर का चित्रण किया है और एक गांव का। ठीक है, सेमरी और बेलारी में कितने मील का अंतर है? तो ये 5 मील का अंतर है। ठीक है। राय साहब के घर पर दशहरे के उत्सव में धनुष यज्ञ नाटक में होरी किसका अभिनय करता है? ये भी गोदान उपन्यास का है। ठीक है, गोदान उपन्यास में राय साहब एक पात्र हैं और उनके घर पर दशहरे का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें धनुष यज्ञ नाटक में होरी इसका मेन पात्र है, जो जनक के माली का अभिनय करता है। आगे देखते हैं। बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, वह जो कुछ करें सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं है। यह कथन गोदान उपन्यास में किसने किससे कहा है? तो झुनिया गोबर से कहती है। ठीक है, झुनिया किससे कहती है? गोबर से कहती है। ये ध्यान रखना है। गोबर कौन है? तो ये होरी का बेटा है, होरी और धनिया का बेटा है गोबर। ठीक है, और झुनिया उसकी पत्नी है। हमें नहीं रहना है बिरादरी में। हमें नहीं रहना है बिरादरी में रहकर हमारी मुकुत ना हो जाएगी। हमें नहीं रहना है बिरादरी में, बिरादरी रहकर हमारी मुकुत ना हो जाएगी। अब भी अपने पसीने की खाते हैं, तब भी अपने पसीने की खाएंगे। पसीने की यानी कि मेहनत की। गोदान उपन्यास में ये कथन किसका है? तो ये है धनिया का, और धनिया इसमें मुख्य महिला पात्र है, जो कि होरी की पत्नी है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखने है। ये किसका है? ये धनिया का कथन है। कौन सा उपन्यास है जो 41 प्रकरणों में विभक्त है? तो ये है परीक्षा गुरु उपन्यास। 1882 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। लाल श्रीनिवास दास जी का ये उपन्यास है। ठीक है, आगे चलते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास किस शैली में लिखा हुआ है? तो ये पूर्व दीप्ति शैली या फ्लैश पद्धति पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसे फ्लैश शैली यानी कि फ्लैशबैक पद्धति कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम आज का हमारा वर्तमान समय है और हम अपने पूर्व समय में, है ना, पूर्व समय में जो बीत चुका है उसके बारे में कुछ सोचते हैं और उसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, लेखन शैली में उतार देते हैं, वही होता है पूर्व दीप्ति शैली। ठीक है, या फ्लैशबैक पद्धति से कहा जाता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास को, और ये उपन्यास है किसका, ये भी याद रख लेना, तो ये अज्ञे जी का है। ठीक है, ये अज्ञे का है और ये एक ऐसा उपन्यास है जिसमें बचपन, वयसंधि और बुढ़ापा, मतलब तीनों जो किशोर जीवन यानी कि बचपन से लेकर के वयसंधि और किशोर तक का जो जीवन है उसको दिखाया गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास को किसी अन्य नाम से जाना जाता है, वह प्रकाशमान पुच्छल तारा।
ठीक है, प्रकाशमान पुच्छल तारा के नाम से इसे जाना जाता है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की कथा कहाँ से ली गई है? तो ये 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है। ठीक है, बाणभट्ट की उपन्यास आत्मकथा इसको बता देती हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। ठीक है, आत्मकथा नहीं है ये, आत्मकथा केवल इसका नाम है और ये 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे चलते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को भौगोलिक मात्राओं के आधार पर किसने बांटा है? तो रमेश कुंतल मेघ ने 5 चरणों में इसे बांटा है। ठीक है, 5 चरणों में बांटा है रमेश कुंतल मेघ जी ने। जातिवाद, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड, ये किस उपन्यास में दर्शाया गया है? तो ये मेला आंचल में दर्शाया गया है, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का आंचलिक उपन्यास है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जातिवाद, अवसरवादी राजनीति, और इसमें पूछा जाता है कि इसमें किस गांव का वर्णन है? तो ये मेरीगंज गांव का, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, बिहार के पूर्णिया जिले में मेरीगंज गांव का इसमें चित्रण किया गया है। आगे देखते हैं। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, ये किस कविता की पंक्ति है और जिसका जिक्र मेला आंचल में किया गया है? तो ये पंत जी की कविता है, सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है, भारत माता के नाम से। ठीक है, भारत माता कविता किसकी है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की है और उसकी ये जो पंक्तियां हैं वो मेला आंचल में इनका जिक्र किया गया है। इसमें 3-4 क्वेश्चन है जो आप देख सकते हो। झूठा सच उपन्यास में यशपाल ने कब से कब तक का उतार चढ़ाव दिखाया है? झूठा सच उपन्यास यशपाल जी का है और इसमें 1942 से लेकर के 1957, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था, भारत स्वतंत्र होने से पहले और भारत स्वतंत्र होने के बाद तक का 1957 का इसमें चित्रण दिखाया गया है और ये 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। इसके 2 भाग आए थे, झूठा सच और देश का भविष्य। ठीक है, देश का भविष्य 1960 में प्रकाशित हुआ था। मानस का हंस उपन्यास की कथा कितने अंकों में विभाजित है? तो ये 31 अंकों में विभाजित है, जिसका आरंभ मुगलों द्वारा की जा रही लूटपाट से होता है। ठीक है, मानस का हंस उपन्यास ये अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है और ये तुलसीदास की जीवनी इसमें लिखी गई है। ठीक है, 31 अंकों में विभाजित है और मुगलों द्वारा की जा रही लूटपाट से इसकी शुरुआत होती है। मानस का हंस उपन्यास कब से कब तक लिखा गया था? आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, मानस का हंस उपन्यास कब से कब तक लिखा गया था? तो 4 जून 1971 से 23 मार्च 1972, रामनवमी के दिन ये पूरा किया गया था। ठीक है, मानस का हंस उपन्यास लिखना शुरू किया था 1971 में और ये 23 मार्च 1972 में पूरा हुआ था। किस उपन्यास का आरंभ नत्थु चमार द्वारा सुअर मारने की घटना से होता है? तो ये तमस उपन्यास है, जो कि भीष्म साहनी जी का है, 1973 में ही प्रकाशित हुआ था। ठीक है, मानस के हंस की अगर बात करें तो 1972 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और तमस उपन्यास में क्या है, केवल 5 दिन की घटनाओं का इसमें वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, कौन से उपन्यास में स्वतंत्र भारत की ईमानदारी, नैतिकता, न्याय और शिक्षा व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं? तो ये है राग दरबारी, जो कि श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। ठीक है, कौन से उपन्यास में स्वतंत्र भारत की ईमानदारी, नैतिकता, न्याय और शिक्षा व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाई? तो श्रीलाल शुक्ल जी ने। रूपन, वैद्य जी, रंगनाथ, जोगनाथ, शनिचर, बेला, ये सारे के सारे किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये है राग दरबारी के। जिंदगी नामा उपन्यास में किस गांव का वर्णन किया गया है? डेरा जट्टा, जो कि पंजाब के अंदर पड़ता है। जिंदगी नामा और उपन्यास है किसका ये? तो ये कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। ठीक है, कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा उपन्यास के लिए लो अगला क्वेश्चन आ गया, कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी कब मिला था? तो ये 1980 में मिला था और ये जो प्रकाशित हुआ था 1979 में हुआ था। ठीक है, 1 साल बाद ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया था। कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर साल एमए किया था, पर साल का मतलब पिछली साल एमए किया था, इस साल से रिसर्च शुरू की है। ये किसका कथन है? तो रंगनाथ का ड्राइवर से है। ठीक है, रंगनाथ का
ड्राइवर से कथन है और ये शायद मेला आंचल में आता है ना। मेला आंचल का उपन्यास है। ये थोड़ा सा यूजीसी नेट का जो सिलेबस है ना उस पर आधारित है। सहानी, काशी साहब, बिंद्रा देई, गुरदास, चन्नामल, निक्का, संतो, बसंतो, ये सभी पात्र किस उपन्यास के हैं? तो ये जिंदगी नामा उपन्यास के। आगे चलते हैं। मन्नू भंडारी द्वारा रचित है आपका बंटी किस उपन्यास, किस प्रकार का उपन्यास है? तो मन्नू भंडारी जी ने लिखा है आपका बंटी, और ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो कि 16 भागों में विभक्त है। 1970 में इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें आपको एक जगह पर मिल जाती हैं, याद हो रही हैं। मुझे किसी और स्कूल में कोशिश नहीं करनी, उसे हॉस्टल में ही भेजना है। यहाँ घर में रखने के लिए मैं उसे नहीं लाया हूँ। ये कथन आपका बंटी उपन्यास में किसका है? तो अजय का है, अपनी दूसरी पत्नी मीरा से ये कथन वो बोलते हैं। धरती धन ना अपना, ये किसके द्वारा रचित उपन्यास है? तो जगदीश चंद्र के द्वारा 1972 में ही प्रकाशित हुआ था। मैं तो जमीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ। ये कथन किसका है? तो काली का चौधरी से है। ठीक है, इनको भी याद रख लेना। बंटी को किसके द्वारा पता चलता है कि उसके माता और पिता का तलाक हो चुका है? तो अपने दोस्त टीटू के द्वारा पता चलता है। ये इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। अब हमें बिछुड़ जाना है अपनी धरती से, अपनी माँ से, माँ की माँ से, और हम सबकी माँ से, इसके दूध भरी छातियों से। अब दूध नहीं खून टपकता है। ये पंक्ति किस उपन्यास में वर्णित है? तो ये जिंदगी नामा उपन्यास में वर्णित है। ठीक है। कम्युनिज्म में सिर्फ उन्हीं लोगों को रोटी मिलती है जिनके हाथों में छाले पड़े हों। ये पंक्तियाँ किस उपन्यास में वर्णित हैं? झूठा सच उपन्यास में। डॉक्टर प्रशांत, विश्वनाथ प्रसाद, कालीचरण, लक्ष्मी, प्यारू, ये सभी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो मेला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। ठीक है, मेला आंचल उपन्यास के सभी पात्र याद रखना। तो आज के बस क्वेश्चन इतने ही हैं, है ना। आई होप आपको अच्छे लगेंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ज़रूर आपको, और सारे गद्य विधाओं का, सारे कालों का आपको रिवीजन करना है हिंदी साहित्य का अच्छे से। तो आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हिंदी गद्य विधाओं का संपूर्ण रिवीजन नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें सभी का रिवीजन इसी तरह से हमारा चल रहा है। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और कुछ वन लाइनर।